FAR 2 फर्स्ट क्लास, आपको पता है 100 नंबर का पेपर है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं, ऐसा ही है ना? या तुम लोग तो यार बोलने वाले बच्चे थे, बोलो हाँ या नहीं? यस सर, ओके। अच्छा भाई देखें, स्ट्रेटजी ये रहेगी FAR 2 की कि मैंने 100% क्लास नहीं करवाना है। FAR 2 से मेरा इश्क और जो वापसदगी है वो कोई 7 सालों की है। पिछले तो मैंने पढ़ाना भी शुरू किया था, वो FAR 2 से किया था, फिर ऑडिट, फिर FAR 1 तो बाद में आया, CA फाइनल, ये सारी चीज़ें। रेदर देन वेस्टिंग टाइम कि मैं आपको कोर्स की डिटेल्स बताऊं कि भाई इसमें ये होता है, वो मैं आखिर में करूँगा। पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना, जिसका नाम है IFRS 9। लिखो अपने पास जल्दी से, IFRS 9। चलिए जी, IFRS 9 लिख लिया भाई आप लोगों ने? चलिए जी, ओके। आइए देखो यार, शुरुआत ऐसे करनी है कि यार मुझे किसी चीज़ का रटा नहीं लगवाना। हम एक स्टोरी टेलिंग मोड में इस पूरे FAR 2 को लेके चलेंगे। हर एक चीज़ की डेफिनेशन को मैं बातों बातों में आपसे क्लियर करूंगा। स्टैंडर्ड से मीटिंग, देखो यार स्टैंडर्ड यूज़ करना आपके इस लेवल पे आई डोंट थिंक सो मेक एनी सेंस। तो स्टैंडर्ड आपने FAR 1 में भी आते किसी ने यूज़ नहीं किया होगा जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वहाँ पे नहीं खुलता, यू नो द फैक्ट, ऐसा ही है ना? तो स्टैंडर्ड की नीड नहीं है आपको, आपने सिर्फ लॉजिक्स को क्लियर करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। और रही बात FAR 2 के लेवल की, बुक इज डिजाइन इन अ वे कि FAR 1 की भी चीज़ें उसमें कैरी फॉरवर्ड हुई हुई हैं। आपको क्विज़ेस का पता है मेरे कि भाई हर दिन आप घर पहुंचने से पहले आपके पास क्विज आ जाता है। इतनी आदत हो जाती है आपको कि भाई आप मुझे बोलते हैं कि सर क्विज आज क्यों नहीं आया, सही है जी? तो आप उसकी टेंशन नहीं ले, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ मेरे साथ, बुक कब तक आ जाएगी, बुक आ चुकी है, आप वही बुक हाउस से ऑर्डर कर सकते हैं, मैं उसको बोल देता हूँ, वो अवेलेबल है, सही है? लास्ट अटेम्प्ट वाली बुक बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें सिर्फ आपको जो क्विजेस के लिंक्स हैं वो नहीं मिलेंगे, वो मैं ग्रेजुअली ग्रुप पे भेजता रहूँगा, सेट है जी? चलिए जी, IFRS 9 जब मैं खोलता हूँ तो उसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। चलिए जी, अच्छा अब मैं जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाके घुसता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये पता लगता है ये बात करता है 2 लोगों की। कितने लोगों की? लिखो 2 लोगों की जल्दी से, 2 लोगों की बात करता है ये। अच्छा, एक बात करता है ये इन्वेस्टर की और दूसरी बात करता है ये इशूअर की। एक बात करता है किसकी भाई? इन्वेस्टर की, दूसरी बात करता है किसकी? इशूअर की। अब पहले इन 2 चीजों का मतलब समझते हैं, फिर आगे जाते हैं। आपके दिमाग में इन्वेस्टर का मतलब क्या है? जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा। अच्छा भाई, अब एक एक करके समझते हैं। जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको सीधी जबान में ये IFRS कहता है, कौन है वो? इन्वेस्टर। अच्छा, अब एक एक करके इसको स्टोरी टेलिंग में लेके चलते हैं। मैंने कहा इशूअर पे बाद में आते हैं, पहले एक एक करके समझते हैं। भाई अगर मेरे पास बहुत पैसा है जो कि नहीं है, अगर आज अज्यूम कर लो, सही है जी, तो मैं उस पैसे को आइडल बैंक में नहीं रखूंगा। मैं हो सकता है कि किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूं, हो सकता है कि किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूं। अच्छा जी, तो यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई अगर इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करेगा तो मैं ये कहूंगा कि मैंने इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। कहां पे की हुई है? इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा, वापस से एक रिकैप देता हूं। मैंने कहा जल्दी से बताओ IFRS 9 में कितने लोगों की बात होगी? 2। पहला, दूसरा। अच्छा, वी डोंट नो द फैक्ट के इशूअर कौन है, आप उसको साइड में रखें, अभी सीखते हैं। मैंने कहा पहले बात करते हैं इन्वेस्टर की, वो बंदा जो पैसे इन्वेस्ट करेगा। मैंने कहा अगर बहुत पैसा है तो मैं जाके किसी कंपनी के शेयर खरीद लूंगा। वो कहता है कि आप यहां पर IFRS 9 के अंदर ये नहीं कहेंगे कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, आप कहेंगे कि मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी एक कागज का पन्ना जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होगा कि इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर ABC के, वो मेरा राइट है। वो क्या है? राइट है। इसको हम कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जिसका नाम क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर देखो तो लिखा हुआ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक क्लास क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो एक एक करके ऐसे कनेक्ट करेंगे डॉट्स। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मैं अगर किसी कंपनी की इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा मकसद क्या होगा? पैसा कमाना, पर अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक, डिविडेंड कमाना। क्या कमाना? आपने तो FAR 1 लेवल पे सीखा है ना कि इंटरिम डिविडेंड देना, फाइनल डिविडेंड देना।
अच्छा देती है कंपनी, मिलता किसको है? इन्वेस्टर को। पहले बताओ ये बात समझ है, यानी इसे वापस से रिकैप है क्योंकि कनेक्टेड है ना, हिलना नहीं है यहाँ से। मैंने कहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितने लोग? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन? जो पैसा इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन equity securities। कौन सी सिक्योरिटी? equity security is one of the type of financial instrument। एक इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर है? अच्छा फिर मैंने आपसे दूसरी बात ये पूछी कि अगर मैं equity security के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा मकसद क्या है? पहला डिविडेंड कमाना। यानी मैंने लेट से एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं और सामने वाली कंपनी जिसके शेयर्स खरीदे हुए वो ये कह दे कि मैंने एक शेयर के ऊपर 2 रुपए का डिविडेंड दिया है, एक शेयर के ऊपर, तो मुझे कितने मिलेंगे? 20,000 रुपए। मेरी वो क्या होगी? डिविडेंड इनकम। मेरी वो क्या होगी? सामने वाले की क्या होगी? डिविडेंड पेड नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है वो? अबे कैश फ्लो में सीख के आए हो तुम लोगों, क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ। शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा एक्सपेंस। डिविडेंड एक्सपेंस नहीं होता, वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है ऑनलाइन वालों? जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी से भाई, तो फिर आगे चलें। ओके, पहली चीज समझ आ गई। दूसरी चीज अभी एक एक करके लेके चल रहे हैं। मैंने कहा जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं ना तो मेरा डिविडेंड पेड ही हो गया। देखो डिविडेंड पे हो या ना हो, मैं कह रहा हूं मेरा राइट तो आ गया ना। सामने वाली कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लॉ के हिसाब से 15 दिन का टाइम होता है डिविडेंड देने का, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम। पर अभी तुमने अकाउंटिंग शुरू ही नहीं की है, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें किस किस चीजों का जिक्र हुआ है, फिर अकाउंटिंग पे लेके जाऊंगा। सही है जी, ताकि एमसीक्यूज भी कवर करने हमने, आगे लेके चलते हैं। दूसरा मकसद बता रहा हूँ शेयर होल्डर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, इक्विटी सिक्योरिटी। भाई अगर मैंने शेयर 25 रुपए का खरीदा और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कंपनी की वैल्यू ऊपर जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अगर कंपनी के शेयर को 25 रुपए पे बाय करूं और उस कंपनी की वैल्यू एक शेयर की 45 रुपए हो जाए? ऐसा हो सकता है? इस चीज को मैं कहता हूं कैपिटल गेन। बच्चों इस चीज को मैं क्या कहता हूं? कैपिटल गेन। यानी आपने बैठे बैठाए पैसा कमा लिया। अच्छा वो आपने अर्न नहीं किया, आप कमाओगे कब? जब शेयर्स को क्या करोगे? बेचोगे। जब शेयर्स को बेचोगे तो क्या मैं अभी ये कह सकता हूं कि सर हमारे पास अगर मैं बात समझ पाऊं, इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से शेयर होल्डर के, जो कि मैं इक्विटी इन्वेस्टर हूं, कितने फायदे हैं? 2 फायदे हैं। पहला डिविडेंड मिलेगा, दूसरा कैपिटल गेन मिलेगा। जल्दी से मुझे बताओ डिविडेंड क्या है? सामने वाली कंपनी की एप्रोप्रिएशन ऑफ कैपिटल गेन क्या है? शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाना। अच्छा आपको शेयर्स की वैल्यू, आपने 10,000 शेयर 25 के खरीदे थे, अब 45 का होते तो आप बेचने जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे ज्यादा। अब तो क्या हम बातों बातों में ये सीखते हैं, अभी समझने की बात है कि IFRS 9 जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जल्दी तुम लोग बोलोगे कितने लोगों की बात कर रहा है? इन्वेस्टर। वी डोंट नो अबाउट हु इज इशूअर, साइड में लगाओ उसको। हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? कितने गेन कमाने के लिए? पहला। दूसरा, तो सर हम यहाँ पे यही बात कर लेते हैं अभी कि भाई कुल मिला के ये बात कर रहा है कि टोटल पोटेंशियल गेन इफ वी इन्वेस्ट इन शेयर, डिविडेंड और कैपिटल गेन। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? बातों बातों में ये भी सीख लिया कि IFRS 9 में हमें डिविडेंड की अकाउंटिंग भी सीखनी है, कैपिटल गेन्स की भी अकाउंटिंग सीखनी है। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, आगे लेके चलते हैं। बहुत बिल्कुल बेसिक बातें हैं ताकि मैं आपको डेफिनेशन तक पहुंचाऊं। अभी डेफिनेशन भी शुरू नहीं हुई, सिर्फ समझ रहे हैं। होता ही है कि क्या ये बात मानते हो कि कंपनी को डिविडेंड देना लाजमी नहीं है? हो सकता है ना दे, ऐसा है ना? अच्छा कंपनी को अगर कहीं इन्वेस्ट करना है या उसको अपने पैसे रिटेन करने हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी डिविडेंड ना दे। इस केस के अंदर ये इन्वेस्टर मारा जाएगा। क्यों? डिविडेंड नहीं मिलेगा, घर नहीं चलेगा। अच्छा देखो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर भी डिपेंड करता है, ये मैं MFA नहीं सिखा रहा, वो तो डिसीजन मेकिंग का कॉस्टिंग MFA में करते हैं। भाई ये टू बिल्ड अप अ सेंस कि चलता क्या है। भाई मैंने कहा अगर मेरे पास पैसा है, मैंने इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, मैं ऐसा इन्वेस्टर हूं जिसको रेगुलर रिटर्न्स चाहिए होते हैं, तो मैं किस कंपनी में पैसा डालूंगा? जो डिविडेंड देती हो। जो बोलो ना यार,
जो डिविडेंड देती हो। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जो डिविडेंड, अब लेट्स से मैं जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके बैठा हूं, जिस कंपनी में पैसा डालना चाह रहा हूं, मुझे पता है कि वो डिविडेंड नहीं देगी, तो क्या मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? अच्छा अब शेयर्स में इन्वेस्ट करने से नुकसान भी है, हो सकता है वैल्यू ऊपर जाने के बजाय, तो वो कैपिटल गेन होगा या लॉस? लॉस हो जाएगा। तो सर फिर ऐसे इन्वेस्टर के लिए बहुत सुकून से समझना, इस बात को मैं कनेक्ट करूंगा, ऐसे इन्वेस्टर को कहा गया कि बेटा तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि तुम इक्विटी में खेलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम किस में खेलो, इक्विटी में। आपके लिए हमने बनाई है कौन सी सिक्योरिटी? डेट सिक्योरिटी। अब जरा इस मंतक को समझते हैं, लॉजिक लगाते हैं, सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, मैं इशूअर को भी कनेक्ट करूंगा। ये बंदा पैसे लेके घूम रहा है, ये बंदा पैसे लेके घूम रहा है, इसने कहा कि भाई मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, शेयर्स क्यों नहीं खरीद रही है? रिस्क, वेरी गुड यार, रिस्क है, ये शेयर्स पे हाथ नहीं डाल रहा। इसने बोला कि भाई सही है, मुझे पैसे अभी भी कमाने हैं, मेरे पास पैसा पड़ा है, मुझे अर्निंग करनी है। ये गया किसी कंपनी के पास, कंपनी वाले इसको देख रहे हैं, उनको देख रहे, आंखों में आंखें डाले में कुछ बात ही नहीं कर रहे। अच्छा मैंने बोला भाई बात सुनो, ये लो पैसे। सामने वाले ने कहा कि आपको शेयर्स चाहिए, मैंने कहा नहीं भाई तौबा, शेयर्स की नीड नहीं है, शेयर्स नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि भाई फिर आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा मैंने सुना आपको लोन चाहिए। सामने किसको कह रहा हूँ? कंपनी को कह रहा हूँ, कंपनी को मैं कह रहा हूँ कि कंपनी आपको क्या चाहिए? अच्छा यानी कंपनी मुझे कह रही है हाँ यार आई वांट टू रेज द मनी। क्या कह रही है? आई वांट टू रेज द मनी। वो कह रही है कि भाई मुझे पैसे रेज करने, मार्केट से, लोगों से लेने, पर मुझे शेयर्स की मद में नहीं लेने। अब जरा मैं उस साइड पे आ रहा हूँ। अच्छा किसी भी कंफ्यूजन है ना, मुझे रोक देना यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ी बेसिक्स हैं। अभी तो मैंने IFRS 9 शुरू भी नहीं किया, सिर्फ मैं एक समा बना रहा हूँ कि इसमें आता क्या क्या है। सुनिएगा, क्योंकि मैं आगे ज़्यादा यूज करूँगा, आप बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। सुकून से रहकर इस बात को समझें। अब मैं आ गया उस साइड पे, एक बंदा एक कंपनी, यानी अगर मैंने कंपनी सेटअप की, ये तो पता है ना ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल में फर्क होता है। अच्छा लेट्स से मैंने कंपनी सेटअप की और मेरा ऑथराइज कैपिटल है 2 मिलियन शेयर्स। कितने? 2 मिलियन शेयर्स। मैंने अब तक 5 लाख पेड अप शेयर रखे हुए और मैं अकेला मालिक हूं। 2 मिलियन में से कितने बच गए? 1.5 मिलियन शेयर अभी भी बचे हैं। पहले ऑनलाइन वाला, आप सब पहले बताइए कहानी समझ आ रही है? बिल्कुल सुकून से एक एक डॉट को कनेक्ट करना है यहाँ पे, जल्दी से बताओ ऑनलाइन वाला क्लियर है? ओके गुड। अब आगे सुनो, सामने वाली कंपनी कह रही है, जो मतलब एक कंपनी सेटअप करके बैठा हुआ हूं मैं, 2 मिलियन का ऑथराइज कैपिटल है, 5 लाख मैंने खुद खरीदे में, कंपनी का 100% मालिक कौन हूं? मैं हूं। अच्छा अब मुझे अगर लोगों से पैसा चाहिए ना, मुझे अगर लोगों से क्या चाहिए? वापस बोलो, लोगों से क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो मेरा एक पैसा जनरेट करने का, फाइनेंस ऑब्टेन करने का तरीका यह है कि मैं अपने शेयर इशू करूं। शेयर इशू करूं, क्या करूं? तो मैं हो गया इशूअर। इस बंदे को कहते हैं इशूअर। बात समझिएगा, इशूअर कौन है? सुनिएगा, मेरा ऑथराइज कैपिटल कितना है जल्दी बताओ? पेड अप कितना है? किसके पास है? हमारे पास है। अब हमने कहा बचा हुआ कितना है? अच्छा अब मुझे करना यह है कि भाई मुझे और 5 लाख शेयर इशू करने हैं, और लोगों से क्या लेना है? जो मुझे पैसा देगा वो कौन है? इन्वेस्टर। वो किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है? इक्विटी सिक्योरिटी में। दैट नहीं, शेयर दे रहा है ना, कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है? और मैं पैसा रेस कर रहा हूं कौन सी सिक्योरिटी इशू करके? इक्विटी सिक्योरिटी। तो मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि इशूअर कैन ऑल्सो इशू इक्विटी सिक्योरिटीज टू रेज फाइनेंसिंग। आपने तो कैश फ्लो में पढ़ा हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ, क्या लिखते हैं? प्रोसीड्स फ्रॉम। तो वो जो प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स आप लिखते थे, वो इशूअर, उसको नाम क्यों दिया? क्योंकि वो शेयर इशू करके लोगों से क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है। पहले बताओ ये बात समझ आई? इन्वेस्टर वो बंदा है जो पैसे इन्वेस्ट करेगा, इशूअर वो बंदा है जो सिक्योरिटीज इशू करेगा। इस केस में एक मसला है, अगर वो सिक्योरिटी इशू कर रहा है, लेट्स से 5 लाख शेयर को और फ्लोट करेगा मार्केट में, तो अब ओनरशिप हो जाएगी 50-50% की। ये बात नहीं समझ आई? देखो 5 लाख रुपए मेरे पास थे, पहले अकेला मालिक था, ऑथराइज कैपिटल कितना था? 2 मिलियन का। अच्छा ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशंस देता है वो भाई, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए उस वे में। सुनो, मैंने कहा 5 लाख शेयर्स में और इशू कर रहा हूं मार्केट में, तो 5 लाख शेयर जो बंदा खरीदेगा उसकी ओनरशिप 5 लाख के हिसाब से होगी ना। अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 मिलियन हो जाएंगे। ऑथराइज कितना है? तो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ऑथराइज से डिसाइड होती है पेड अप से।
पेड अप से, वेरी गुड। तो मुझे अब एक बात बताओ, इस कंपनी के कितने मालिक हो जाएंगे? एक 5 वाला, दूसरा 5 वाला, 50-50% की ओनरशिप हो जाएगी। यानी टेक्निकली समझाना ये चाह रहा हूं कि भाई इशूअर लोगों से पैसा लेने के लिए टेक्निकली कौन सी सिक्योरिटी इशू कर सकता है? इक्विटी सिक्योरिटी। पर इक्विटी सिक्योरिटी में इशूअर की ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। पहले तो यहां तक बात क्लियर है। दूसरी बात सुनो, इशूअर की बात कर लेते हैं। इशूअर के पास आए हमने कहा भाई ये लो पैसे। इशूअर कौन है? जो बेटा पैसे ले रहा है लोगों से और जो सिक्योरिटी इशू करता है। अब्दुल्ला क्लियर है? अभी इशूअर पे तो कहानी सुनाई पूरी, सिर्फ इशूअर समझाने के लिए। क्लियर है अब्दुल्ला? इशूअर वो कंपनी है जो लोगों से पैसा रेस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। क्लियर? अब दूसरी बात सुनो, फिर इस कंपनी को पैसा चाहिए, इसने देखा एक प्रोजेक्ट आया हुआ, मुझे वहां पैसा लगाना है, तो इसके पास पैसा नहीं है, तो ये क्या करेगा? देखो पैसा रेस करने के पेड अप कैपिटल वाली बात रिपीट करते हैं। अच्छा, पेड अप कैपिटल का मतलब ये है कि पूरे ऑथराइज कैपिटल में से लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया हुआ। पहले कितना किया हुआ था? बाकी खाली था। हमने 5 लाख और सब्सक्राइब करा लिया, कितने हो गए? 1 मिलियन। क्लियर है ना? जल्दी बताओ। ऑल्दो वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन FAR 1, बट ये कि यहाँ पे लाजमी है बताना। सही है? ओके, वीडियो स्टॉप हो गई यार, मैं तो चल रहा हूँ पाकिस्तान। तो खैर है, तुम लोग ही सही करोगे। चलिए जी वापस से। अच्छा भाई, अब यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए जी, अब इशूअर की बात कर रहे थे हम। हमने कहा अब एक यही बंदा है जिसको किसी फाइनेंसिंग के लिए पैसे चाहिए। अच्छा भाई, इसने लोगों को बोला कि भाई मुझे पैसे चाहिए, लोग पहुंच गए मेरी तरह, गरीब आवाम पहुंच गए, भाई ये लो पैसे। हम इस आस में बैठे हैं कि सामने वाला शेयर्स देगा। सामने वाले ने कहा कि भाई मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, पर मैं आपको शेयर इशू नहीं करूंगा, मैं शेयर नहीं दूंगा। तो मैंने कहा क्या दोगे इसके अगेंस्ट में? सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मैं ये पैसे आपसे टेक्निकली लोन की मद में लूंगा। किसकी मद में? लोन की मद में। तो हम कह रहे हैं कि यार मेरी बात सुनो, तुम इससे अच्छा बैंक के पास चले जाओ। बात समझे? मैंने कहा इससे अच्छा किसके पास चले जाओ? बैंक से लोन ले लो। भाई इसने ये कहा बैंक के पास में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वहां पे मुझे फाइनेंसिंग या इंटरेस्ट देना होगा ज्यादा। फाइनेंसिंग या इंटरेस्ट देना होगा ज्यादा, तो इसीलिए मैं यहां पर आप लोगों से पैसे की डिमांड कर रहा हूं। मैं आप लोगों से यहां पे पैसे की डिमांड कर रहा हूं और वो पैसे मैं आपसे लूंगा और मैं आपको एक सिक्योरिटी इशू करूंगा। मैं आपको एक, अच्छा मैं फिर हमारे मुंह से ये बात निकली इक्विटी सिक्योरिटीज। उसने बोला नहीं। कौन सी सिक्योरिटी? मैंने कहा भाई ये बात नहीं समझ आई तो कौन सी डेट सिक्योरिटी? क्या बोला है? भाई मैं कागज के पन्ने पे आपको लिख के दूंगा कि ये एक डिबेंचर है। ये क्या है? या मैं उसके ऊपर लिख दूंगा ये है एक टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। क्या ये? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। अच्छा जी बात समझिएगा, जैनब कह रही है कि सर इन्वेस्टर बैंक के पास क्यों नहीं गया? अच्छा देखिए, अगर मैं इन्वेस्टर बैंक के पास जाएगा, चलो ये भी समझ लेते हैं, ये अच्छा सवाल है। ये कह रही है कि सर मैं बैंक में पैसा रखवा दूं, मैं कंपनी को क्यों दे दूं पैसा? बात सही है ना भाई? ये कह रही है कि मैं बैंक में पैसा रखवा दूं, तो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट में तब करता हूं कि सुनिएगा, क्योंकि हम तो ऑडिट करते हैं, हमें तो पता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट में तब करूंगा जब बैंक रिटर्न प्रोवाइड कर रहा हो मेरे डिपॉजिट के ऊपर 11%, 6% और कंपनी दे रही हो 14%। मैं किसको पैसे दूंगा? कंपनी को। पहले बताओ जाना वो तुम सब ये बात लॉजिकली समझ आई? देखो भाई पैसा है तो आपने देखना है ना कहाँ इन्वेस्ट करना है। जल्दी बताओ, मैं इक्विटी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? रिस्क है। और सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मुझे इक्विटी में पैसे लेने नहीं है लोगों से, क्योंकि उसको अपनी ओनरशिप डाइल्यूट, दोनों एक्सपेक्ट्स को लेके चलो। पहला एक्सपेक्ट मुझे भी रिस्क है, सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मुझे अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रही है, तो भाई फिर ये मास्टर चलेगा कैसे भाई? उदाहरण अब ये हमें कह रही है, प्लीज सुनिएगा, अब ये हमें कह रही है भाई हमारी बहन के आपने सर बैंक के पास पैसे क्यों नहीं रखा? मैंने कहा भाई लॉजिकल बात है, बैंक के पास मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया हूंगा क्योंकि वहां पे पैसा जमा करवा रहा हूं तो वो रिटर्न दे रहे हैं 8% का, बैंक मुझे दे रही है, जो कंपनी है वो मुझे कितना दे रही है? 12%। तो फिजिबल क्या है? 12%। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलिए जी अब बात समझिएगा, और अच्छे ऐसे ही प्रोलिफिक और अच्छे सवाल पूछा करो ताकि लॉजिक क्लियर हो। चलिए जी सर डेट सिक्योरिटीज की भी डेट कोवेनेंट्स होते हैं? नहीं जानिए अभी सवाल इतना आगे नहीं, पहले डेट सिक्योरिटी तो समझ लो क्या होती है। सुनो वापस से, सामने वाली कंपनी मुझे कह रही है कि भाई मैं कागज के पन्ने पे आपको लिख के दूंगा कि दीज आर डिबेंचर्स, डिबेंचर का नाम दे दो, उसको दे दो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, या उस पे मैं लिख दूंगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिख दूंगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा भाई ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये है कि जो पैसे वापस होंगे,
और ये आपको कुछ कुछ बातें रिकॉल हो रही होंगी क्योंकि आप लोगों ने FAR 1 में EPS में देखी है, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में। याद आ रहा है? चलिए जी, ऑनलाइन वालों पहले बताओ यहां तक और तुम सब यहां तक की बातें क्लियर है? पक्की बात है, ओके। तो यानी सर अगर मैं डेट सिक्योरिटीज की बात करूं तो एक पार्टी भर के मैं दूंगा, ये कौन सी अमाउंट कहलाएगी? प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, सामने वाली कंपनी के पास जब ये पैसा जाएगा तो वो मुझे कंपनी क्या ये पैसे देगी या इंटरेस्ट के साथ देगी? तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि डेट सिक्योरिटीज का मामला कुछ इस तरीके से चलता है, प्लीज सुनिएगा। डेट सिक्योरिटीज का मामला कुछ इस तरीके से चलता है कि मैं जो उसको पैसे देता हूं क्या मुझे वही वापस मिलते हैं या इंटरेस्ट के साथ वापस मिलते हैं? बस सेम प्रिंसिपल तो बैंक में भी होता है। आखिरी बार बता दो, बैंक के पास क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वहां पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, और जो बैंक जो ये कंपनी से मिलेगा वो ज्यादा है। तो अब जरा यहाँ पे इस बात को कंक्लूड करते हैं, फिर स्लाइड को आगे लेके चलते हैं। पहले मुझे बताओ IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितने लोगों की बात करेगा? इन्वेस्टर। जल्दी बताओ इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे इन्वेस्ट करेगा। आप ये भी बताओ जल्दी से, टारगेटेड बात बताना, इन्वेस्टर कितनी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा? पहला इक्विटी, दूसरा वेरी गुड यार। अच्छा, मैं इक्विटी सिक्योरिटीज में कब जाऊंगा? जब डिविडेंड और कैपिटल गेन कमाना होगा। मैं डेट सिक्योरिटीज में कब जाऊंगा? जब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना और मैं सिर्फ इंटरेस्ट कमाना चाहता हूं। पहले तो बात क्लियर है। अच्छा, अगर मैं एक और हाई लेवल की बात बताऊं, फिर उसको सुन के भूल जाना से समझाने के लिए। जब मैं प्रिंसिपल अमाउंट देता हूं ना किसी को उधार, उसमें भी एक रिस्क होता है जिसको हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहते हैं क्रेडिट रिस्क। क्या कहते हैं? अभी अजीब से मुंह बना रहे हो तुम लोग। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि पैसे जो उसको दिए हैं वो चलसी हुई लेके भाग जाए। तो जो तुम्हें ऊपर रिस्क था उससे डबल यहां हो गया। पर खैर, फिर आप ऐसी कंपनी को देते हो जिसकी रेटिंग A+ होती है, तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंपनीज की रेटिंग होती है। ये सारी चीजें बहुत आगे की हैं, आपको इस पे फोकस नहीं करना। पर पहले बताओ क्या ओवरऑल एक बात समझ आती है कि इन्वेस्टर के इन्वेस्ट इन 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी। वेरी गुड। अब उधर आ जाओ, इशूअर कौन है? आप यूं बोलेंगे, आप पहले जवाब यूं देंगे, सर इशूअर वो बंदा है जो पैसे रिसीव करेगा अगेंस्ट इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। वापस से, इशूअर कौन है? जो पैसे रिसीव करेगा अगेंस्ट इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। वेरी गुड। अब आगे सुने, अगेंस्ट इशुएंस ऑफ विच सिक्योरिटीज? इक्विटी और, अच्छा जल्दी से मुझे लॉजिकली बता दो, फिर कंक्लूड करेंगे इसको, फिर आगे चलेंगे। मुझे एक बात बताओ, इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर, यानी इक्विटी सिक्योरिटी वो कब इशू करेगा? जब उसको ओनरशिप डाइल्यूट करने में कोई मसला। आप शार्क टैंक वगैरह देखें ना, तो वहां पे वो आते हैं, वो बोलते हैं हम आपको इक्विटी में इतना पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं। तो सामने वाला बैठा बंदा भी जलील करता है उसको कि तू तो इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है। वो बोलता है कोई मसला ही नहीं, मैं हुई गरीब, मुझे पैसे दोगे मैं कट जाऊंगा। सही है। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के, जो इशूअर है वो सोचता है कि भाई उसको करना क्या जिंदगी में। खैर, और मैं डेट सिक्योरिटीज पे कब जाऊंगा? जब मुझे अपनी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी है। दोनों में फर्क क्लियर है? पक्की बात है। गवर्नमेंट भी डेट सिक्योरिटी इशू करती है, फिर उसको हम कहते हैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। तो इस केस में इशूअर कौन हो गया? गवर्नमेंट। क्लियर है? वो भी यहीं पे आते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा भाई, सर क्रेडिटर का फर्स्ट राइट होता है ना डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी में, तो ये रिस्की तो नहीं हुआ? देखो, क्रेडिटर का राइट तो तब होता है ना जब पैसा बचे। नहीं समझे? एक मिनट सुनो। अभी मैं कंपनीज एक्ट का चैप्टर खोलता हूँ, सुनो। कंपनीज एक्ट आपको ये कहता है कि कंपनी अगर डिसॉल्व होगी तो सबसे पहला राइट जो है ना वो क्रेडिटर का है। अच्छा, क्रेडिटर का राइट तो है, पर आप देखने गए वहां पे सिर्फ एक चेयर रखी हुई है। अब आप कंधे पे डाल के लेके जाने लगी, उसमें से डंडी किसी ने खींच ली, वो चेयर यूं हो गई। तो भाई समझाने की बात ये है कि क्रेडिटर का राइट तो है, पर कुछ बचेगा तो राइट है ना। पैसा ही नहीं बचेगा तो लेके क्या जाओगे घर पे? सही है। तो वो होता है क्रेडिट रिस्क। आपको क्या लगता है, आपका जो पाकिस्तान में बैंक्स में पैसा पड़ा हुआ वो रिस्क पे नहीं है? दिस इज ऑल्सो अ क्रेडिट रिस्क। बैंक डिफॉल्ट कर जाए, मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो क्या करोगे? अभी ऐसा नहीं जाके बैंक से पैसे ही निकाल लो। तो ये समझाने की बात है। चलो क्या है, इक्विटी सिक्योरिटीज एंड CFD। सेम CFD क्या लिख रहे हो तुम अहमद? फुल फॉर्म बताओ। CFD क्या? म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कह सकते हो, वो भी इक्विटी सिक्योरिटीज में आते हैं। चलिए जी, यहां तक क्लियर है यानी जी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये था कि इशूअर
जब पैसे बांटेगा किसको, शेयर होल्डर्स को, तो वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट का बंटवारा, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा अब एक चीज है, क्या हम ये कह सकते हैं इशूअर रिटर्न की मद में या तो डिविडेंड देगा या तो इंटरेस्ट देगा? रिकॉल करते हैं, इशूअर रिटर्न की मद में किसको रिटर्न देगा, इन्वेस्टर को, साथ साथ इन्वेस्टर को रिटर्न देगा। रिटर्न में वो क्या दे सकता है, डिविडेंड या इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सी सिक्योरिटी में देगा, वेरी गुड, डिविडेंड किसमें, इक्विटी में। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है, चलें जी आगे। डिविडेंड अगर पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, पे कर दिया तो लायबिलिटी, पर डिविडेंड सेल्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, सही है। चलें जी आगे। अच्छा भाई, अगर ओवरऑल प्लीज सुनिएगा, ये एक समरी आपके लिए, अगर मैं ओवरऑल ये सारी चीजें बुक में हैं, आपको ये प्रेजेंटेशन में एज इट इज भी दे दूंगा। अभी हमने बात खुदा IFRS 9 की सिर्फ एक झलक देखी कि इसमें आता क्या क्या होता है, ये सारी चीजें सुनिएगा, अभी असल मैंने शुरू किया। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस कह रहे हो, जानी वो फिर आप कह रहे हो बिल्कुल वो IFRS 9 में आते हैं, बट वो आपकी हेजिंग है, सही है, यहाँ पे हटा दो, आपकी कोर्स में नहीं है। खैर उसी ये फाइनल की बात है, क्या सही रहे हो, बिल्कुल एक्सेप्टेड। अच्छा भाई, इन्वेस्टर कैन, आप साथ साथ बोलेंगे, इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी सिक्योरिटीज है। अब मैं आपको पहली बार डेफिनेशन पे उतार रहा हूं, सुनिएगा। वो बोलता है इक्विटी सिक्योरिटीज को IFRS 9 कहता है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, शेयर्स ऑफ, मेक सेंस। चलें जी, डेट सिक्योरिटीज में कहता है राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव। अच्छा अब मैं आपसे अगर पूछूं, प्लीज सुनिएगा, अब अगर मैं आपसे पूछूं IFRS 9 के अंदर इन्वेस्टर कैन परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एंड इन्वेस्टर कैन आल्सो हैव अ राइट टू रिसीव। जब मैं बोलूं राइट टू रिसीव कैश, तो आप बोलोगे उसने इन्वेस्टमेंट की हुई कौन सी सिक्योरिटी, वेरी गुड यार, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक। फिर वो कहता है ये है, इसके अंदर आप ये देखें, इन सबको हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट, इन सबको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर कैश भी डाल दो, ये आ गया। अच्छा अब मैं अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा ताकि आपको दिमाग में वो चिपक जाए, बातों बातों में मैंने डेफिनेशन बता दी है। IFRS 9 बेसिकली टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल एसेट। IFRS 9 किसके बारे में बात करता है, फाइनेंशियल एसेट में। अब मैं तुमसे पूछूं तो कितनी चीजें आती हैं, 3, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश और कैश इटसेल्फ। ये कौन सा एसेट्स है? अच्छा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सा एसेट है, फिक्स एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट। वो कहां आता है, IAS 16 में, उसकी अकाउंटिंग किसके तहत होती है। अच्छा लैंड और बिल्डिंग केप्ट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, वेरी गुड, IAS 40 में आता है। तो देखो भाई, जैसा उसका नेचर है वैसी उसकी क्लासिफिकेशन है, वैसी उसकी अकाउंटिंग है। पहले बताओ बात समझ आई। चलिए जी, तो यानी आज के बाद आपसे कोई पूछे, प्लीज जल्दी बताओ मुझे, आज के बाद आपसे कोई पूछे IFRS 9 में कौन से एसेट आते हैं, फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड्स शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश। अब यार खुद सोच के बताओ, अल्लाह की कसम अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट ये बातें कहता हूं तो मैं नहीं समझ आती। अब एक कहानी के जरिए तुम यहां तक पहुंचे कि हाँ यार समझ आ रहा है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ तो दिस इज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, किसी को उधार दिया हुआ है तो राइट टू रिसीव, और जो कैश पड़ा हुआ है वो इटसेल्फ क्या है, फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन समझ आती है? ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ जल्दी से, सारे बच्चे। अभी तक सिर्फ फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन की है IFRS 9 का एक कंपोनेंट, और फिर डेफिनेशन खोलूंगा इसके बाद अगली स्लाइड पे। जी रानी, इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी नॉर्मल इंडिविजुअल। पर क्या अगर मैं बंदा हूं, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, तो मैं क्या जेब से पर्ची निकालूंगा, डेबिट कार्ड क्यों करूंगा? अकाउंटिंग किसकी होती है, कंपनी की। तो ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बस सवाल वैलिड है। अगर तुम अपने लिए करोगे तो पन्ने पे लिखते रहना प्लस माइनस, अकाउंटिंग यही होगी, सही है। पैसे आ जाएंगे इंशाल्लाह, उसके लिए देखो कुछ करना पड़ेगा, मेहनत। ये नहीं पूछियो कौन सी, चलो खैर गुड, अल्लाह तुझे यार बहुत पैसे दे। चलें जी, हलाल तरीके से। इधर देखो भाई प्लीज। अच्छा भाई, अब सिमिलरली इधर देख लो प्लीज, यहाँ पर इशूअर कैन इशू टू सिक्योरिटीज। पहले बताओ ये बात समझ आ रही भाई, इन्वेस्टर जब 2 तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है तो इशूअर 2 तरीके की सिक्योरिटी इशू करेगा। अच्छा अब बात समझिएगा जरा, ये हम जरा इसको यहाँ पर अगर लेकर आए, हमने क्या कहा था, इक्विटी सिक्योरिटीज क्या था, शेयर्स ऑफ, इसको हमने कहा था इक्विटी इशूएंस उधर,
अच्छा, डेट सिक्योरिटीज में राइट टू रिसीव कैश है, उसका क्या है? राइट टू पे नहीं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी ऑब्लिगेशन टू पे अलग। अब अलग में देखो वापस से, मैंने लोगों से पैसे लिए, शेयर इशू की, ये क्या कहलाएगी? शेयर ऑफ अनदर कंपनी नहीं, गलत बोल रहे हो, इक्विटी इशूएंस। इक्विटी इशूएंस वापस से प्लीज सुनिएगा फौरन से। अच्छा मैं आपके सामने आ रहा हूँ स्लाइड के, ये तो हट गया भाई, पर ये तो होना चाहिए, ये लो, अब देख लो, सही है भाई, अब क्लियर है, बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी अब तुझे इधर। चलिए जी वापस सुन लें प्लीज फोकस के साथ। मैंने ये कहा, अब दो चीजें देखिए आप लोगों ने बताना, क्योंकि डेफिनेशन अभी कंक्लूड करनी है मैंने। सबसे पहली चीज, अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मैंने इक्विटी सिक्योरिटी खरीदी हुई है, इसको आईएफआरएस 9 की टर्म में बताओ क्या है? शेयर ऑफ अनदर कंपनी। प्लीज सुनिएगा वापस से, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कनेक्टेड रहना मेरे साथ, वापस से सुनो क्योंकि मैं थ्योरी भी साथ साथ कवर करवा रहा हूं। पहली चीज, मैंने कहा मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको फाइनेंशियल एसेट में कौन सी कैटेगरी में डालोगे? शेयर ऑफ अनदर कंपनी। अब उधर आ जाओ, इशूअर बन जाओ। आपने पैसे लिए हैं, शेयर इशू किए, ये क्या है? इक्विटी। वेरी गुड यार। अब वापस से, मैंने कहा मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने डेट सिक्योरिटी खरीदी हुई है, पैसे दिए हुए, मेरा क्या है? वेरी गुड यार, राइट टू रिसीव कैश है। वो सिनेरियो देखा, बोलेगा बताओ उसको कहां क्लासिफाई करोगे? सिंपल ही कर देना भाई, याद करने की थोड़ी ना नीड है, लॉजिक लगाओ। अच्छा, जब मेरा राइट टू रिसीव कैश है तो उसका क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे। पहले बताओ डेफिनेशन समझ आई? यानी सर हमने ये देख लिया, अब समरी के पद में कह रहा हूं, हमने ये देख लिया कि आईएफआरएस 9 की डेफिनेशन क्या है, जरा आप इसको रीड कर लेते हैं फोकस होकर। असल चैप्टर यहां से शुरू होता है, सुनिएगा। आईएफआरएस 9 कहता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा जिसको करने से एक बंदे के पास फाइनेंशियल एसेट आएगा। कोई भी रीड कर, जानी तू रीड कर। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट फॉर। अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस, हु इज दिस वन पार्टी? वेरी गुड, इन्वेस्टर। आप खुद देखें, बोले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर एक बंदे के पास क्या आ गया? यार आप समझ आ रही है ना डेफिनेशन के भाई है क्या? मैं आपको बोलता है ये डेफिनेशन है, चलो यही होता है। अब लॉजिकली क्लियर हो, खुद ही रीड करके समझ आ रहा है। यानी सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको मैं करूं और जिससे एक बंदे के पास क्या आ जाए। पर तुम मुझे बताओगे फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या है? शेयर ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश, कैश इटसेल्फ। बात समझ आई? आगे सुनिएगा। हमने कहा ये इन्वेस्टर है, और देखो एंड, अब प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, पहले वाले सेंटेंस को भूल जाओ। आईएफआरएस को रीड करने का ये तरीका है। अच्छा, मैंने कहा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट है, और फाइनेंशियल एसेट में तीन चीजें आ रही हैं, उसको साइड में लगा दिया। अब एंड इक्विटी और क्या लिखा हुआ है? या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर। लॉजिक बनती है। यानी मैंने ये कहा कि भाई अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूं जिसमें एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट हो जाए और दूसरे बंदे के लिए या तो इक्विटी इशूएंस हो जाए या फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाए। यही हुआ था, पक्की बात है। दिस इज कॉल्ड कौन सा इंस्ट्रूमेंट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आईएफआरएस 9 की बेसिक डेफिनेशन ये है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है जी? फाइनेंशियल एसेट में कैश भी आता है ना? कैश इटसेल्फ भी आता है। जैसे डेट सिक्योरिटी है तो उसको भी आप कैश दे रहे हैं। नहीं, कैश तो जा रहा है ना, वो तो फाइनेंशियल एसेट का आउटफ्लो है, पर उससे आ क्या रहा है मेरे पास? एक फाइनेंशियल एसेट आ रहा है। देखो अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है ना, कोई आपसे पूछे कि कौन सा एसेट है, आपको जवाब देना फाइनेंशियल एसेट। जो कैश चला गया, क्या वो आपके पास अभी है या चला गया? तो कंपनी को हमने दिया है कैश, उसके बाद जो कैश आया ना तो अब उसका फाइनेंशियल एसेट हो गया ना। और साइमल्टेनियसली जो उसका फाइनेंशियल एसेट हुआ, उसकी मद में उसने क्या क्रिएट किया? फाइनेंशियल लायबिलिटी। सही है? देखो यूं सोचो, देखो सवाल अच्छा है। वो कह रहा है कि सर मेरे पास से कैश गया। आप पहले देखो ना बात किसकी कर रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, जल्दी बताओ तुम लोग, इन्वेस्टर के पास कैश है, चला गया, यानी एक फाइनेंशियल एसेट चला गया। अब ये फाइनेंशियल एसेट किसकी बुक्स में गया? इशूअर की। इशूअर कहेगा आई हैव अ फाइनेंशियल एसेट कैश, बट दैट पर्सन कैन आल्सो से कि मेरे पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी है। अगर उसने कौन सी सिक्योरिटी इशू की है, तो आप डेबिट क्रेडिट दोनों को देखें। मैं एग्जामिनर हूं, मैं 5 सिनेरियो बनाऊं, बोलूं बताओ ये क्या है, तो आप बोलोगे फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी। तो ऐसी बाइफरकेट करना है ना, दोनों को देखेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास से चला गया। अच्छा एक एग्जांपल है, मैंने कैश दिया, मेरे पास शेयर्स आ गए, तो इसको आईएफआरएस की टर्म में बताओ क्या हो रहा है? एक फाइनेंशियल एसेट गया, तो दूसरा जो आया वो कौन सा है? फाइनेंशियल एसेट तो है, कैटेगरी कौन सी है? शेयर ऑफ अनदर कंपनी। क्लियर है जानी? ओके।
चले जी सर, कैश इक्विवेलेंट भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, यानी कैश इक्विवेलेंट तो होते ही हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है ना। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? आपने बॉन्ड खरीदे में, क्या वो फाइनेंशियल एसेट है? बिल्कुल फाइनेंशियल एसेट है, कैश इक्विवेलेंट है ना, बिल्कुल है, सही है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं यहां पर प्लीज, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, शेयर ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश, यानी यहां तक बात क्लियर है। ये बेसिक एंट्री अभी अकाउंटिंग सीखनी है, अभी वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट अकाउंटिंग। अच्छा मुझे बताओ, इसको मैं कहता हूं इक्विटी सिक्योरिटी, इसको मैं कहता हूं डेट सिक्योरिटी। इन्वेस्टर के लिए काम यही है। चलिए जी, अब आगे देखें, राइट टू रिसीव कैश में क्या क्या आता है? डिबेंचर, लोन नोट्स और बॉन्ड्स। यू कैन गिव एनी नेम, पर वो सिक्योरिटी कौन सी होगी? डेट सिक्योरिटी। अच्छा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, मैंने आज की क्लास में कुछ लिखवाया नहीं है, सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूं और समझा रहा हूं कि भाई ये चीजें आती हैं। एक्चुअल क्लास शुरू होगी, मैं खुद बोलूंगा, आप ये लिखे, ये स्लाइड तो मैं आपको एज इट इज दे दूंगा, सही है। यहां तक ऑनलाइन वालों आप सब जानिए, जल्दी से बताओ कोई इशू, कोई मसला, जल्दी से बता दो। क्लियर है? ओके। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इशूअर की बात करूं तो इशूअर के पास जो पैसा आएगा, अब तुम लोग बताओगे इसके अंदर कैश क्या है? फाइनेंशियल एसेट फॉर, वेरी गुड। और ये शेयर कैपिटल क्या है? इक्विटी सिक्योरिटीज, इक्विटी इशूएंस है। अच्छा अब इसका बताना, ये कैश क्या है नीचे? नहीं, जो कैश है वो क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। और डिबेंचर क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी, मतलब ऑब्लिगेशन टू पे। यानी अभी हमने खाली एक डेफिनेशन का एक पैरामीटर और एम्बिट क्लियर किया है। आओ जल्दी से हम थोड़ा सा ना टेस्ट ले लेते हैं तुम्हारा, एक छोटा सा मामूली सा इसी के ऊपर। चलें जी, हमने इसको अलग अलग किया, प्लीज आप यहाँ पे देखिएगा, मैं जरा इसको लेके आऊं। ये रहा जी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे, प्लीज आप बहुत फोकस करें, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऑनलाइन में तो तुम बता सकते हो, आ जानी, सही सोच के बताना। क्या ये प्रीपेड रेंट एक एसेट है? एक इसको बताना, सोच लो अपना, सोच लो। हाँ अभी यही चलेगा, अभी पूरे एफआईआर दूंगा। हाँ जी, एसेट है। क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? फाइनेंशियल एसेट क्यों नहीं है? क्यों का जवाब? शेयर ऑफ द कंपनी नहीं है, राइट टू रिसीव कैश भी। वेरी गुड। शेयर ऑफ अनदर कंपनी भी नहीं है और राइट टू रिसीव कैश भी। एक और बात बताता हूँ, ये जो प्रीपेड रेंट है ना, ये पैसा नहीं आएगा, ये तो एक्सपेंस आउट होगा, जिसकी पेमेंट एडवांस में मैं कर चुका हूं। तो सर आप क्या ये बता सकते हैं ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? तो एसेट भी नहीं है। वेरी गुड। आप बोलेंगे सर एसेट होना अलग बात है, फाइनेंशियल एसेट होना अलग बात है। ये तो वो एसेट है जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अभी लेने हैं, बस एसेट है, पर ये मेरा हरगिज फाइनेंशियल एसेट नहीं है। पहले बताओ ये बात क्लियर है? 40 में आएगा भाई, क्या चर्च लगाइए क्या? 40 में क्यों आएगा? अब भाई प्रीपेड रेंट है, एक्सपेंस की अकाउंटिंग हो रही है। IAS 40 में याद रखना, खुदा के वास्ते लैंड और बिल्डिंग आता है। ठीक है जी, चलिए जी। तो सर इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एसेट नहीं है। चलिए जी, रीजन इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर। चलिए जी, अगला टेस्ट प्लीज सोच के बताइएगा। आरिश, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम क्या मेरी लायबिलिटी है? देखो मैं आसान कर देता हूँ, मैंने पैसे ले लिए एडवांस में, मैंने कहा कि भाई मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको ये सर्विसेज दूंगा, लायबिलिटी है। क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? वेरी गुड। नो ऑब्लिगेशन टू, पर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस है, ऑब्लिगेशन टू। और मैं आपको बता दूं, हर अटेम्प्ट में कहता हूं तो कुछ ना कुछ आएगा, ऑडिट में भी आया था, इस बार ये पूछेगा वो, मैं 100% कहता हूं। वो डिटेल पूछेगा आपसे कि बताओ बच्चे को लॉजिक है या नहीं है। मैं जब भी देखता हूं बच्चा फॉर्म में आता है, इससे इंटरव्यू में सवाल करूं, इसमें फेल होता है, बोलते सर होगा, आप कह रहे हैं तो होगा, भाई मैं कह रहा हूं होगा तो मतलब क्या सही है? तो ये बात समझिएगा लॉजिक के साथ, देखो लॉजिक है। अब मैं बता रहा हूँ इंटायरली चेंज हो चुका है माइंडसेट लोगों का, तो वो इंटरव्यू में ना इस तरीके के सवाल होते हैं, तो बस फोकस होकर समझो इस बात को। भाई क्या मैं कह सकता हूँ ये लायबिलिटी है? बिल्कुल है, पर ये ऑब्लिगेशन टू पे है या ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस है? तो ये टारगेटेड जवाब है। आजकल वो आपसे FAR 2 में पूछता भाई प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन, अकाउंटिंग तो मांग ही नहीं रहा, वो बोला भाई एक्सप्लेन करेगा तो वो ड्राफ्टिंग भी सीखनी है। तो क्या हमें ये बात समझ आ गई, ये ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस है, ना के ऑब्लिगेशन टू पे। वेरी गुड यार।
तो हमने ये कहा कि सर आप कह रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, गुड। चलिए जी, हमने कहा भाई देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश। अगला, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन सीख रहे हैं आज। अच्छा जी, जानी तू बता दे, परचेजेस एसेट है? पहले तो ये बता, परचेजेस एसेट है नहीं है? फिर सोचिए, वेरी गुड, एसेट है। अरे तू नहीं बोलते ना, तो कैश फ्लो में पहले दिन पे एंट्री बनाई थी, इन्वेंटरी, डेबिट, ये सारी चीजें। परचेजेस एसेट है या नहीं है? फाइनेंशियल एसेट है, सोच लो। नहीं, फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? नहीं है, है। चलो फाइनेंशियल एसेट कितने बच्चे कह रहे हैं? अभी लोग चर्सियों कह रहे थे। अच्छा, कितने कह रहे हैं नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? सर राइट टू रिसीव कैश नहीं है, ये सीओजीएस में कन्वर्ट होगा। इससे जो रिसीवेबल आएगा वो फाइनेंशियल एसेट है। तो आपने इसको बता दिया, चलो मेक सेंस। अब मुझे बताओ, ये ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू पे है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है? वेरी गुड, बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप सीख गए, अब बात समझ आती है। चलो अभी एक जगह पर रखता हूँ, इट विल बी सेटल्ड इन कैश। चलो जी, गुड। यहाँ अभी हम डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं, क्या इसमें आता है? अच्छा, अब एग्जामिनर ने एक अकाउंटिंग दी, आपको पूछा बताओ इसकी किस किस के तहत अकाउंटिंग होगी, बताओ, तुमने सब वहां चिपका दिया कि भाई लायबिलिटी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है ये। जी आप कुछ पूछ रहे थे, वापस बता दो। देखो, ट्रेड पेएबल मुझे इन एनी केस कैश में सेटल करना है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या थी? ऑब्लिगेशन टू पे। तो ये ऑब्लिगेशन टू पे बन गया तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई। क्लियर है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के लिए क्या बन चुका है? ये फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्लियर है? अच्छा जी, हाँ भाई, बैंक लोन लायबिलिटी है? पक्का? फाइनेंशियल लायबिलिटी है? कैसे? ऑब्लिगेशन टू पे। चलो जी, ये भी बात समझ आती है। अब आते हैं, रुको, शेयर कैपिटल, इक्विटी, इशूअर के लिए, इन्वेस्टर के लिए? इशूअर की बात हो रही है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल ऐसा है। चलिए जी, ये तो बहुत बेसिक, मतलब एक बार रिकैप हो रहा है। अच्छा, इन्वेंट्री हम पहले कर चुके हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसको आगे लेके चलें। ये आ गया जी हमारे पास। अगला, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू। तो सर प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है, आप बोले इसके पीछे जो धुमछल्ला लगा वो तो देखें, रिडीमेबल है। अगर ये होता इररिडीमेबल तो फिर इक्विटी होता है, क्योंकि मुझे पैसे वापस। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही। अच्छा, नहीं, सवाल इसमें ये था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या डेट इंस्ट्रूमेंट, तो आपने कहा डेट इंस्ट्रूमेंट है। चलिए जी, गुड। अब सर एक आखिरी सवाल, इररिडीमेबल इक्विटी है? चलिए जी, ये भी बात समझ आती है, यानी ये कॉन्सेप्ट पक्के होते जा रहे हैं। आगे जी, अच्छा जी, अब बड़ा सुकून से इधर जानी, तुम बताओगे? हाँ, जल्दी मुझे बताओ, ये टैक्स पेएबल, प्लीज, या कोई और नहीं बोलना, टैक्स पेएबल क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है? सोचो। हाँ जी, क्या टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है? ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है? अच्छा, अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं, यहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, लीगल लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो कहलाएगी, बट आईएफआरएस 9 के एम्बिट से बाहर है। वापस सुनो, ये बहुत टेक्निकलिटीज है, मैं फिर बता रहा हूँ। आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोल के देखें, आईएफआरएस 9 के इंस्ट्रूमेंट में जाएं, वहां पे टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही होगी। उसके पीछे लॉजिक है। इसकी डेफिनेशन क्या थी? आप कॉन्ट्रैक्ट, आपका क्या गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है या लीगल लायबिलिटी? तो इवन तो आपसे कोई सवाल करे कि क्या ये ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, कौन सी है? लीगल है। इसलिए मैं इसको आईएफआरएस 9 के एम्बिट में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं कह रहा। पहले तो बात क्लियर है? सिर्फ क्या फर्क है कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल में? ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। वेरी गुड यार।
चलें जी, तो हमने ये कहा फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। गुड यार, चलें जी आगे। अब हमने कहा, अब मैं पहले एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने जिसने टैक्स का पेपर दिया है, आई होप उसने एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एडवांस विदहोल्डिंग नहीं, एडवांस टैक्स का मतलब ये होता है क्वार्टरली टैक्स पे कर रहे होते हो। गवर्नमेंट कहती है मैं साल के आखिर तक क्यों वेट करूं, प्लीज सुनिएगा, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं ना। गवर्नमेंट ये कहती है मैं साल के आखिर तक क्यों वेट करूं, आप मुझे क्वार्टरली पैसे जमा करें। आखिरी क्वार्टर में देखिएगा, जो एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वार्टर में 2 मिलियन जमा करा, दूसरे क्वार्टर में 3 मिलियन, टोटल कितने हो गए? अच्छा, अब कंपनी क्या करती है पता है, सुनिएगा, वो कैश क्रेडिट करके एडवांस टैक्स को करती है डेबिट, क्योंकि आगे जाके ये फिर सेट ऑफ होगा ना, आगे जाके ये क्या होगा, सेट ऑफ होगा। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का टैक्स एक्सपेंस बना पूरे साल का 3 मिलियन, मैंने पे किए हुए थे 5 मिलियन, कितने ज्यादा दे दिए, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 मिलियन मेरा रिकवरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट है, रिफंडेबल। तो ये क्या हो गया, एडवांस टैक्स। पहले बताओ ये कहानी समझ आई भाई? 5 मिलियन का एक्सपेंस बना, वो 3 मिलियन का एक्सपेंस बना, 5 मिलियन में दे चुका हूं उसको क्वार्टरली एज पर लॉ, सही है? तो मेरा ज्यादा कितना हो गया, दिस इज कॉल्ड एडवांस टैक्स, रिफंडेबल टैक्स। ये एसेट है, राइट टू रिसीव कैश है या नहीं है? अच्छा भाई, एसेट है, राइट टू रिसीव कैश है, फाइनेंशियल एसेट है, क्यों? क्योंकि सर ये लीगल है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल। तो जैसे आपने लायबिलिटी के बारे में सोचा था, वैसे ही आपने एसेट के बारे में भी सोचना है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है, पक्की बात है? अच्छा जी, यानी अब जल्दी से तुम लोग मुझे रिकैप कराओगे, फिर हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे फोकस के साथ। हमारी क्लास कितने बजे तक है? 6:30 तक है। 6 तक है। अच्छा चलो सुनो, वापस से सुनो फोकस के साथ। IFRS 9 जल्दी अब तुम बताओगे, IFRS 9 कितने लोगों की बात करेगा? इशूअर, अच्छा, इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन 2 सिक्योरिटीज, इक्विटी और डेट, सही है जी। और इशूअर कैन इशू इक्विटी और, अच्छा ये तो हमने बेसिक बात की थी ना, हम आगे आ गए। मैंने कहा IFRS 9 की प्योर डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट फॉर एंड इक्विटी और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अनदर पार्टी। इसमें कितनी पार्टीज हो गई? अच्छा जल्दी से बताओ, फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या आता है? शेयर ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश और कैश इटसेल्फ, और इक्विटी में शेयर इशू किए हुए, और जो मुझे पैसे पे करने वो मेरी ऑब्लिगेशन टू, बट कॉन्ट्रेक्चुअल, बट कॉन्ट्रेक्चुअल। अब पहले मुझे इतना बता दो, तुम सब बच्चों, डेफिनेशन क्लियर है? यानी इंटायर टाइम व्हिच हैज बीन स्पेंट नाउ ऑन डेफिनेशन, यानी आपको स्कोप क्लियर है, क्या इसमें आता है क्या इसमें नहीं आता। बट आई विल मेक श्योर कि अभी हमने ये तो बता दो, मुझे समझा दो, अकाउंटिंग शुरू नहीं की है। कल की क्लास में अकाउंटिंग शुरू करेंगे इसकी, सही है जी। आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। अच्छा एक चीज आई है सर, अगर पेनल्टी लग जाए गवर्नमेंट की तरफ से और वो पेएबल है तो वेरी गुड, तो क्या वो हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है? लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। वेरी गुड, मिलते हैं जी क्लास में, क्विज आपके पास आ जाएगा। मिलते हैं जी, बिल्कुल अपलोड होगी यूट्यूब पे।